आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छी आपकी तैयारी भी चल रही है। दोस्तों, वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पार्लियामेंट से पारित हो गया। दोस्तों, लोकसभा ने पहले से पारित किया और फिर राज्यसभा ने पारित किया और अब राष्ट्रपति महोदया के साइन के बाद ये आपका अधिनियम बन जाएगा या एक्ट बन जाएगा दोस्तों। ठीक है, और कैबिनेट इसने नोटिफाई कर देगी तो इसके बाद ये लॉ बुक का हिस्सा हो जाएगा, ये आपके कानून की किताब का हिस्सा हो जाएगा। अब इस विधेयक के पूर्णतः अधिनियम बन जाने से क्या क्या बदलेगा दोस्तों, ये आप सबको जानना बहुत ही आवश्यक है। क्यों? क्योंकि विपक्ष इसका काफी विरोध भी कर रहा है दोस्तों, और लेकिन ये विधेयक दोनों भारी विरोध के बाद भी दोनों सदनों से पारित हो गया है और राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद ये अधिनियम भी बन जाएगा। ठीक, तो चलिए देखते हैं दोस्तों क्या क्या बदलेगा इससे। इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर, लेकिन महत्वपूर्ण सूचना आपके लिए है कि अगर आप यूपीपीसीएस 2025 की पूरी तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारी फाउंडेशन बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें दोस्तों आपको लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस मिल जाएंगी। हमारी फ्री क्लास की पीडीएफ आपको मिल जाएगी, फ्री आंसर राइटिंग गाइडेंस, ऐसे राइटिंग गाइडेंस, डाउट क्लियरिंग सेशन और फ्री टेस्ट सीरीज भी आपको यहाँ पर मिल रही है। अगर आप इसका हिस्सा बनते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करिए और इस बैच को ज्वाइन कीजिए और अपनी तैयारी को एक सुदृढ़ तरीके से करके आगे बढ़ाइए। ठीक, चलिए अब दोस्तों देखिए, सबसे पहले आपको मैं बता दूं, यहाँ पर वक्फ संशोधन विधेयक पर राष्ट्रव्यापी बहस के बीच आपको ये पता होना चाहिए कि ये वक्फ बोर्ड है क्या, इसका गठन कब हुआ और इसके पास कितनी संपत्ति है, और इस नए अधिनियम में दोस्तों विधेयक में क्या है जो इसका विपक्ष काफी ज्यादा विरोध कर रहा है। ठीक, तो चलिए देखते हैं, ए टू जेड तक सभी सवाल के जवाब आपको मिलेंगे यहाँ पर। सबसे पहले देखते हैं हम लोग वक्फ है क्या, या वक्फ शब्द कैसे आया। तो वक्फ दोस्तों ये अरबी भाषा का शब्द है, याद रखिएगा, अरबी भाषा का शब्द है। इसका मतलब होता है खुदा के नाम पर दी जाने वाली वस्तु या संपत्ति। इसे परोपकार के उद्देश्य से दान किया जाता है। ठीक है, इसे परोपकार के उद्देश्य से दान कर दिया जाता है। कोई भी मुस्लिम अपनी चल और अचल संपत्ति को वक्फ कर सकता है। ठीक है, मतलब कोई भी मुस्लिम जो है वो क्या कर सकता है, अपनी चल और अचल संपत्ति को वक्फ कर सकता है, अर्थात वक्फ को दे सकता है। और एक बार दोस्तों अगर वक्फ संपत्ति घोषित हो गई तो दोबारा उसे गैर वक्फ नहीं बनाया जा सकता। मतलब अगर आपने अपनी संपत्ति को वक्फ को दान दे दिया है तो दोबारा आप उसे वापस हासिल नहीं कर सकते। ये आपकी सबसे महत्वपूर्ण दोस्तों जानकारी है जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो वक्फ संपत्ति की यही एक खासियत है कि आप परोपकार के उद्देश्य से दान तो कर रहे हैं वक्फ बोर्ड को, लेकिन अगर आपने क्या किया, दान कर दिया, तो दोबारा से आप उसको वापस नहीं ले सकते एक बार वक्फ की संपत्ति हो गई तो। ठीक, क्लियर है, याद रखिएगा। अब पहली बार कब बना दोस्तों वक्फ एक्ट, याद रखिएगा, पहली बार वक्फ अधिनियम 1954 में बनाया गया। ठीक, इसी के तहत वक्फ बोर्ड का गठन भी किया गया था। अब इसका मकसद था वक्फ के कामकाज को सरल बनाना। इसका क्या उद्देश्य था, वक्फ के कामकाज को सरल बनाना इसका उद्देश्य था दोस्तों। ठीक, इसके बाद 1955 में पहला संशोधन किया गया और 1995 में नया वक्फ कानून बनाया गया। 1995 में वक्फ का नया कानून बना दिया गया दोस्तों, जो आपको जानना चाहिए। इसके तहत राज्यों को वक्फ बोर्ड के गठन की शक्ति दे दी गई और सन 2013 में संशोधन किया गया और सेक्शन 40 जोड़ा गया। सेक्शन 40 जो जोड़ा गया दोस्तों, ये सबसे ज्यादा विवादास्पद है, जिसका सबसे ज्यादा क्या होता है, विवाद होता है जिस पर। क्यों? क्योंकि इसका दुरुपयोग दोस्तों सामने आता है, ऐसा लोग बता रहे हैं। ठीक है, चलिए यहां पर देखिए, राज्यों को वक्फ बोर्ड गठन की शक्ति दी गई, साल 2013 में संशोधन किया गया और सेक्शन 40 को जोड़ा गया। समझ में आ रही बात? ठीक है, अब ये सेक्शन 40 क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के कारण दोस्तों क्या हो रहा है, बेसिकली जो मामले निकल कर आए हैं सामने, जो विवाद उत्पन्न हुआ है वो सेक्शन 40 को लेकर ही हुआ दोस्तों। ठीक है, तो चलिए जानेंगे सेक्शन 40 भी क्या है। सबसे पहले देखिए, ये मैंने आपको बताया। अब देश में देखिए वक्फ प्रबंधन के प्रशासनिक निकाय कौन कौन से हैं। सबसे पहले वक्फ संपत्तियों का प्रशासन वक्फ अधिनियम 1995 के अधीन किया जाता है। इसके तहत 3 प्रमुख प्रशासनिक निकाय, 3 प्रमुख निकाय हैं दोस्तों। कौन कौन से? पहला केंद्रीय वक्फ परिषद है। ये क्या करती है, सरकार और राज्य वक्फ बोर्डों को नीति पर सलाह देती है, मगर वक्फ संपत्तियों को सीधे नियंत्रित नहीं करती। मतलब केंद्रीय वक्फ परिषद जो है ये सरकार को और राज्य वक्फ बोर्डों को सलाह देती है, लेकिन सीधे वक्फ संपत्तियों को नियंत्रित नहीं करती। ठीक, नेक्स्ट आपका है राज्य वक्फ बोर्ड। हर राज्य में एक वक्फ बोर्ड है। देश भर में अभी कुल 32 बोर्ड है। ठीक है,
हर राज्य में वक्फ संपत्तियों का प्रबंधन और सुरक्षा वक्फ बोर्ड ही करता है। वक्फ संपत्तियों का प्रबंधन और सुरक्षा कौन करेगा? ये राज्य वक्फ बोर्ड ही करेगा, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक। वक्फ न्यायाधिकरण, यह क्या है दोस्तों? वक्फ न्यायाधिकरण एक विशेष न्यायिक निकाय है। यह वक्फ संपत्तियों से संबंधित विवादों की सुनवाई भी करता है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। जो वक्फ न्यायाधिकरण है क्या करता है? एक विशेष न्यायिक निकाय है और वक्फ संपत्तियों से संबंधित अगर कोई विवाद है तो उस पर सुनवाई भी करेगा। क्लियर? तो ये आपको पहले पता होना चाहिए। जो वक्फ प्रबंधन के प्रशासनिक निकाय मैंने आपको बताया। ठीक। आप देखिए वक्फ बोर्ड के पास दोस्तों कितनी संपत्ति है दोस्तों? तो देश में सबसे अधिक संपत्ति भारतीय रेलवे के पास है, फिर सशस्त्र बलों के पास है दोस्तों। इसके बाद तीसरे नंबर पे सबसे अधिक संपत्ति आती है वक्फ बोर्ड के पास, जो दोस्तों बहुत बड़ी संख्या है, ये बात याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। उसके पास 8 लाख एकड़ से भी अधिक जमीन है। ठीक है। बोर्ड की अनुमानित संपत्ति 1.2 लाख करोड़ रुपए है। 2009 में वक्फ बोर्ड के पास कुल 4 लाख एकड़ जमीन थी दोस्तों। कितनी थी? 4 लाख एकड़ जमीन। बहुत बड़ी संख्या होती है दोस्तों, कम नहीं होती संख्या, याद रखिएगा। अब कौन करता है संपत्तियों का रखरखाव? तो वक्फ संपत्तियों का प्रबंधन वक्फ बोर्ड करते हैं। ठीक। कुल 32 वक्फ बोर्ड हैं। हर राज्य में एक वक्फ बोर्ड होता है। यूपी और बिहार में 2 शिया वक्फ बोर्ड भी हैं। वक्फ बोर्ड क्या है? एक कानूनी इकाई है दोस्तों। ठीक। और यह संपत्ति को अर्जित करने और प्रबंधन का काम देखता है। वक्फ संपत्तियों को ना तो बेचा जा सकता है और ना ही इसे पट्टे पर दिया जा सकता है। समझ में आ रही बात? ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। यहां पर दोस्तों अभी तक बोर्ड में कौन कौन है? वक्फ बोर्ड में, वक्फ बोर्ड में अध्यक्ष के अलावा प्रदेश सरकार के सदस्य होते हैं, मुस्लिम सांसद, विधायक, बार काउंसिल के सदस्य, इस्लामी विद्वान और वक्फ के मुतवल्ली शामिल होते हैं। ठीक है, अभी तक की स्थिति थी। ठीक। अब देखिए वक्फ बोर्ड के दावों के जो विवाद हैं वो चर्चा में है दोस्तों। पंजाब वक्फ बोर्ड ने पटियाला में शिक्षा विभाग की भूमि पर वक्फ होने का दावा ठोक दिया। तमिलनाडु के थिरुचेंथुरई गांव पर वक्फ बोर्ड ने दावा ठोक दिया कि यह संपत्ति वक्फ की है। इस वजह से एक किसान अपनी बेटी की शादी के लिए जमीन नहीं बेच पाए। अगस्त 2024 में बिहार के गोविंदपुर गांव पर सुन्नी वक्फ बोर्ड ने दावा ठोक दिया। मतलब बिहार के गोविंदपुर गांव पर ही दावा ठोक दिया दोस्तों। ठीक है। और इसका असर 7 परिवारों पर पड़ा। मामला पटना हाईकोर्ट में अभी भी क्या है? विचाराधीन है। ठीक। केरल के एर्नाकुलम जिले में लगभग 600 ईसाई अपनी पुश्तैनी जमीन पर वक्फ बोर्ड के दावे का विरोध कर रहे हैं। उन्होंने संसद की संयुक्त समिति से भी अपील की थी। वक्फ बोर्ड ने इनकी पुश्तैनी जमीन पर दावा ठोक रखा है। कर्नाटक के विजयपुरा में राज्य वक्फ बोर्ड ने 15,000 एकड़ जमीन को वक्फ घोषित कर दिया और किसान इसका विरोध करने में दोस्तों अभी जुटे हुए। अब आप देख सकते हैं दोस्तों कितना ज्यादा विवाद दोस्तों हो रहा है। ठीक है, इन वक्फ बोर्ड के दावों से जुड़े जो विवाद हैं जो मैंने आपको बताया। ठीक है, क्लियर? इसीलिए दोस्तों क्या किया जा रहा है? संशोधन किया जा रहा है, ये आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, संशोधन क्यों? इसके पीछे सरकार का तर्क है कि वक्फ बोर्ड के कामकाज को सुव्यवस्थित करना और वक्फ संपत्तियों का कुशल प्रबंधन सुनिश्चित करना। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 का उद्देश्य 1995 में संशोधन करना है। मतलब जो वक्फ अधिनियम बना 1995 में, उसमें संशोधन करने का उद्देश्य है। ठीक है, इससे वक्फ संपत्तियों का रेगुलेशन और प्रबंधन करने में आसानी होगी। ठीक है, इससे क्या होगा? वक्फ संपत्तियां जो हैं उनका प्रबंधन और रेगुलेशन बेहतर होगा। इसका उद्देश्य पिछले अधिनियम की कमियों को दूर करना, अधिनियम का नाम बदलने जैसे बदलाव करके वक्फ बोर्डों की कार्यकुशलता को बेहतर करना, वक्फ की परिभाषाओं को अपडेट करना, पंजीकरण प्रक्रिया में सुधार, वक्फ रिकॉर्ड के प्रबंधन में तकनीक या टेक्नोलॉजी का दखल बढ़ाना। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट चीजें हैं। सरकार का यह तर्क है कि मौजूदा वक्फ कानून के कई तरह के विवादों को जन्म दिया है। मौजूदा जो कानून है उसने कई तरह के विवादों को जन्म दिया है, जो मैंने आपको बताया भी। वक्फ के एक बार वक्फ, हमेशा वक्फ के सिद्धांत से कई विवाद उपजे हैं। मतलब एक बार जो वक्फ की संपत्ति हो गई वो दोबारा आप नहीं ले सकते, तो एक बार वक्फ हमेशा वक्फ। अब बेट द्वारका के द्वीपों पर दावों को अदालतों ने भी उलझन भरा माना है। ठीक है, सरकार का तर्क है कि वक्फ अधिनियम 1995 और 2013 में इसमें किया गया संशोधन अब प्रभावकारी नहीं है, इससे कुछ समस्याएं भी पैदा हुई। ठीक है, क्लियर? अभी समस्या क्या आ रही थी दोस्तों? वक्फ भूमि पर अवैध कब्जा, कुप्रबंधन और स्वामित्व विवाद, संपत्ति पंजीकरण और सर्वेक्षण में देरी, बड़े पैमाने पर मुकदमे और मंत्रालयों को शिकायतें। ठीक है, इसके कारण दोस्तों ये संशोधन किया गया। ठीक है,
ध्यान रखिएगा। अब कितना होगा जो नया संशोधन है उसके हिसाब से दोस्तों, गैर मुस्लिम प्रतिनिधित्व कितना होगा वक्फ बोर्ड में, राज्य वक्फ बोर्ड में 11 सदस्यों में से 2 पदेन सदस्यों को छोड़कर गैर मुस्लिम हो सकते हैं, मतलब 11 में से 2 गैर मुस्लिम होंगे राज्य वक्फ बोर्ड में नए संशोधन के अनुसार। केंद्रीय वक्फ परिषद में 22 सदस्यों में से 2 गैर मुस्लिम हो सकते हैं। ठीक है, बोर्ड के निर्णय बहुमत से लिए जाएंगे। गैर मुस्लिम सदस्य प्रशासनिक और तकनीकी विशेषज्ञता दे सकते हैं। इससे वक्फ बोर्ड की दक्षता और प्रशासन में सुधार होगा। यहां पर देखिएगा इंपॉर्टेंट चीज क्या है, अभी भी मेजोरिटी जो है वो गैर मुस्लिम के पास नहीं है दोस्तों, याद रखिएगा। यहाँ पर मुस्लिमों की ही मेजोरिटी है, चाहे राज्य वक्फ बोर्ड हो चाहे केंद्रीय वक्फ परिषद हो। ठीक है, निर्णय बहुमत से लिए जाएंगे तो मेजोरिटी में मुस्लिम है, तो जैसा देखिए कम्युनिटी के हित में रहेगा वही डिसीजन होगा दोस्तों। ठीक है, तो हित जो है संरक्षित है, हित में कहीं कोई समस्या नहीं है। बोर्ड की दक्षता और प्रशासन में सुधार होगा, ये बात भी दोस्तों सही है। अब कोई न्यायिक निगरानी नहीं, देखिए अभी तक जो वक्फ न्यायाधिकरण के निर्णय को हाईकोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती थी, मतलब किसी वक्फ ने क्या किया, राज्य वक्फ बोर्ड ने दावा ठोक दिया, अब वह व्यक्ति जो है न्यायाधिकरण के पास गया, वक्फ न्यायाधिकरण के पास, अब उसने भी मना कर दिया दावे को, मतलब उसके दावे को खारिज कर दिया, तो अब उसके पास कोई इलाज नहीं, वो हाईकोर्ट नहीं जा सकता। ठीक है, वर्तमान स्थिति यह है कि वक्फ न्यायाधिकरण के निर्णय को हाईकोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती थी। इससे वक्फ प्रबंधन में पारदर्शिता और जवाबदेही तय नहीं होती थी दोस्तों, याद रखिएगा। वक्फ कानूनों का दुरुपयोग भी बोला सरकार ने, कुछ राज्य वक्फ बोर्डों ने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया है, इस वजह से सामुदायिक तनाव भी पैदा हुआ। वक्फ अधिनियम की धारा 40 का सबसे अधिक दुरुपयोग हुआ दोस्तों, और यह सबसे ज्यादा चर्चा में भी है, जो आप सबको ध्यान रखनी चाहिए। ठीक है, इसके तहत निजी संपत्तियों को वक्फ घोषित किया गया, जिसने मुकदमेबाजी को जन्म दिया। मतलब धारा 40 का उपयोग करके निजी संपत्तियों को भी वक्फ घोषित कर दिया गया, जैसा मैंने आपको बताया। ठीक है, तो इससे क्या हुआ दोस्तों, बहुत सारे मुकदमेबाजी हुई जो आपके सामने है। आप दोस्तों यहाँ पर देखिए संवैधानिक वैधता पर सवाल। वक्फ अधिनियम केवल एक धर्म पर लागू होता है, किसी अन्य धर्म के लिए ऐसा कोई कानून नहीं है। दिल्ली उच्च न्यायालय में दाखिल एक जनहित याचिका में वक्फ बोर्ड की संवैधानिक वैधता पर सवाल भी उठाए गए थे। ठीक है, कि और किसी धर्म के लिए भारत में क्यों नहीं है, केवल वक्फ मुस्लिम धर्म के लिए क्यों है। ठीक है, मतलब 5,973 सरकारी संपत्तियां दोस्तों यहाँ पर देखिए वक्फ घोषित की जा चुकी हैं। सितंबर 2024 तक 25 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वक्फ बोर्डों के आंकड़ों के मुताबिक 5,973 सरकारी संपत्तियां वक्फ घोषित की गई हैं। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के मुताबिक इनमें से 108 संपत्तियां भूमि और विकास कार्यालय के नियंत्रण में है, 130 दिल्ली विकास प्राधिकरण के नियंत्रण में है। सार्वजनिक डोमेन में 123 संपत्तियों को वक्फ संपत्ति घोषित किया गया है। अब आप समझिए, यहां पर आप देख रहे होंगे दोस्तों, सारी डिटेल आपके लिए लेकर आया हूं दोस्तों। ठीक है, चलिए अब विवादित सेक्शन 40 क्या है दोस्तों। वक्फ अधिनियम के सेक्शन 40 पर ही बहस छिड़ी है मेन। ठीक है, इसके तहत बोर्ड को रीजन टू बिलीव की पावर मिली है। ठीक है, याद रखिएगा, जो विवादित सेक्शन 40 है दोस्तों, इसको बोर्ड को, वक्फ बोर्ड को रीजन टू बिलीव की पावर इसमें दे दी गई। ठीक है, अगर बोर्ड का मानना है कि कोई संपत्ति वक्फ की संपत्ति है, तो वो क्या कर सकता है, खुद से इसकी जांच कर सकता है। ठीक है, और वक्फ होने का दावा पेश कर सकता है। अगर वक्फ को लगता है कि ये उसकी संपत्ति है तो खुद से जांच कर सकता है और वो वक्फ की संपत्ति होने का दावा भी पेश कर सकता है। अगर उस संपत्ति में कोई रह रहा है तो वह अपनी आपत्ति को वक्फ न्यायाधिकरण के पास दर्ज करा सकता है। अगर कोई रह रहा है व्यक्ति तो वो वक्फ न्यायाधिकरण के पास अपनी आपत्ति दर्ज करा सकता है। अगर कोई संपत्ति एक बार वक्फ घोषित हो गई तो हमेशा वह वक्फ की रहेगी, और अगर न्यायाधिकरण ने भी नहीं माना तो वो संपत्ति वक्फ की हो गई दोस्तों, और एक बार वक्फ की घोषित हो गई संपत्ति तो फिर वो वक्फ पे ही रहेगी। एक बार वक्फ हमेशा वक्फ का यही सिद्धांत है। ठीक, इस वजह से कई सारे विवाद भी सामने आए हैं। नए कानून में से इस सेक्शन को हटा दिया गया। समझ में आ रही बात दोस्तों, इसका इसी धारा के लिए दोस्तों, इसी सेक्शन के लिए दोस्तों सबसे ज्यादा दोस्तों विवाद भी इसी सेक्शन को लेकर हुआ है दोस्तों। ठीक, याद रखिएगा। क्लियर। अब विपक्ष क्यों कर रहा है विरोध भाई, वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ विपक्षी दलों का तर्क क्या है, यह मुस्लिमों की धार्मिक आजादी का पर हमला है। वक्फ की संपत्तियों पर कब्जा करने के उद्देश्य से विधेयक लाया जा रहा है। विपक्षी दलों का तर्क यह भी है कि कानून संविधान के खिलाफ है, तानाशाही तरीके से लाया गया है। संयुक्त संसदीय कमेटी में शामिल विपक्ष के सदस्य के
विपक्ष के सदस्यों के संशोधनों को शामिल नहीं किया गया ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के। ठीक है, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में शामिल विपक्ष के सदस्यों के संशोधनों को इस बिल में शामिल नहीं किया गया, ऐसा विपक्ष कह रहा है। ठीक है, सरकार के साथ कौन कौन दल, तो सरकार को जेडीयू का, टीडीपी का, जेडीएस का, हम, लोजपा, शिवसेना, रालोद, पवन कल्याण की पार्टी, जनसेना का साथ मिला है। और देखिए सीधी सी बात है, दोनों सदनों में पारित भी हो गया, आप सबको पता भी होगा। ठीक है, आप लोग अपडेटेड हैं। ठीक, अब इसमें क्या क्या बदलाव होगा भाई, वक्फ संशोधन विधेयक 2024 में क्या क्या बदलाव, तो अधिनियम का नाम बदलकर क्या किया जाएगा, वक्फ अधिनियम 1995 से बदलकर एकीकृत वक्फ प्रबंधन सशक्तिकरण दक्षता और विकास अधिनियम 1995 करने का प्रस्ताव। ठीक, मतलब 2024 हो जाएगा। वक्फ के रूप में पहचानी गई सरकारी संपत्तियां वक्फ की नहीं होंगी। ठीक है, वक्फ के रूप में पहचानी गई सरकारी संपत्तियां वक्फ नहीं होंगी। विवादों का समाधान कलेक्टर द्वारा किया जाएगा। मतलब अगर वक्फ ने एक बार कह दिया कि सरकारी संपत्ति पर दावा ठोक दिया तो वो सरकारी संपत्ति वक्फ की नहीं होगी। विवादों का समाधान किसके द्वारा किया जाएगा, कलेक्टर द्वारा किया जाएगा, डीएम द्वारा किया जाएगा। ठीक है, वक्फ के रूप में पहचानी गई सरकारी संपत्तियां वक्फ नहीं होंगी। वक्फ निर्धारण की शक्ति वक्फ बोर्ड के पास नहीं होगी। ठीक है, वक्फ संपत्ति के निर्धारण की शक्ति वक्फ बोर्ड के पास नहीं होगी। वक्फ का सर्वेक्षण आयुक्तों, अपर आयुक्त द्वारा संचालित कलेक्टरों को संबंधित राज्यों के राजस्व कानून के अनुसार करने का मतलब अधिकार होगा। बेसिकली वक्फ का सर्वेक्षण आयुक्त करेंगे, अपर आयुक्तों द्वारा संचालित कलेक्टरों को संबंधित राज्यों के राजस्व कानूनों के अनुसार करने का अधिकार होगा। मतलब बेसिकली संपत्ति तब वक्फ मानी जाएगी जब ये पूरा प्रोसेस हो जाएगा। सर्वेक्षण आयुक्त द्वारा, अपर आयुक्त द्वारा संचालित कलेक्टरों को संबंधित राज्यों के राजस्व कानून के अनुसार करने का अधिकार होगा। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गई बात। तो पूरी डिटेल दोस्तों मैंने आपको यहाँ पर दी। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए केंद्रीय वक्फ परिषद दोस्तों, राज्य वक्फ बोर्ड, वक्फ न्यायाधिकरण, केंद्र सरकार की शक्तियां। अब केंद्रीय वक्फ परिषद में 2 गैर मुस्लिम शामिल होंगे। ठीक है, जिसमें सांसद, पूर्व न्यायाधीश, प्रतिष्ठित व्यक्तियों का मुस्लिम होना जरूरी नहीं है। महिला सदस्यों का 2 महिला सदस्य भी होना जरूरी है। मुस्लिम संगठनों के प्रतिनिधि, इस्लामी कानून के विद्वान, वक्फ बोर्डों के अध्यक्ष मुस्लिम समुदाय से ही होंगे। ठीक, नेक्स्ट है राज्य वक्फ बोर्ड। राज्य सरकार 2 गैर मुस्लिमों, शिया सुन्नी पिछड़े वर्ग के मुस्लिम, बोहरा और आगा खानी समुदाय से एक एक सदस्य को मनोनीत कर सकती है। कम से कम 2 मुस्लिम महिलाओं का होना आवश्यक है। वक्फ ट्रिब्यूनल में अपर जिला मजिस्ट्रेट शामिल होंगे। ठीक है, मुस्लिम कानून विशेषज्ञ के प्रावधान को हटाया गया है। इसमें जिला न्यायालय के न्यायाधीश और एक संयुक्त सचिव राज्य सरकार शामिल होंगे। न्यायाधिकरण के आदेश के खिलाफ 90 दिनों के भीतर अदालत में अब अपील की जा सकेगी, जो पहले नहीं थी। ठीक है, याद रखिएगा, अब इसके निर्णय के विरुद्ध अदालत में अपील की जा सकती है 90 दिन के अंदर। ये इंपॉर्टेंट प्रोविजन है, इसका जो आपको ध्यान रखना है। ठीक, केंद्र सरकार की शक्तियां, राज्य सरकारें कभी भी वक्फ खातों का ऑडिट कर सकती हैं। ठीक है, केंद्र सरकार को वक्फ पंजीकरण, खातों और लेखा परीक्षण पर नियम बनाने का अधिकार दिया गया है। शिया वक्फ 15% से अधिक होने पर शिया और सुन्नी के अलग अलग वक्फ बोर्ड होंगे। ठीक, बोहरा और आगा खानी वक्फ बोर्ड को भी अनुमति दी गई। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ रहा होगा क्या क्या बदलाव दोस्तों यहाँ पर इसमें हुए। ठीक, याद रखिएगा, मेन चीज क्या है, वक्फ निर्धारण की शक्ति अब वक्फ के पास नहीं होगी दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, और अब वक्फ का सर्वेक्षण दोस्तों, सर्वेक्षण आयुक्त और अपर आयुक्त द्वारा संचालित कलेक्टरों को संबंधित राज्यों के राजस्व कानून के अनुसार करने का अधिकार होगा। ठीक है, सर्वेक्षण आयुक्त और अपर आयुक्त द्वारा संचालित कलेक्टरों को संबंधित राज्यों के राजस्व कानूनों के अनुसार करने का अधिकार होगा। मतलब वक्फ का सर्वेक्षण अब कैसे होगा, तो संबंधित राज्य के राजस्व कानून के अनुसार ही होगा, जो सर्वेक्षण आयुक्त और अपर आयुक्त द्वारा संचालित कलेक्टर करेंगे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट प्रावधान है। केंद्रीय वक्फ परिषद में 2 गैर मुस्लिम होंगे, राज्य वक्फ बोर्ड में 2 गैर मुस्लिम होंगे। ठीक है, वक्फ न्यायाधिकरण के निर्णय के विरुद्ध 90 दिनों के अंदर अब अदालत में अपील की जा सकती है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण बदलाव है। और यहाँ पर अपर जिला मजिस्ट्रेट इसमें शामिल होंगे। मुस्लिम कानून विशेषज्ञ के प्रावधान को हटाकर जिला न्यायालय के न्यायाधीश और एक संयुक्त सचिव राज्य सरकार को भी शामिल किया गया है। केंद्र सरकार की शक्तियां, राज्य सरकारें कभी भी वक्फ खातों का ऑडिट कर सकती हैं। केंद्र सरकार को वक्फ पंजीकरण, खातों और लेखा परीक्षण पर नियम बनाने का अधिकार दिया गया।
शिया वक्फ 15% से अधिक होने पर शिया और सुन्नी के अलग अलग वक्फ बोर्ड होंगे, और यहाँ पर बोहरा और आगा खानी वक्फ बोर्ड को भी अनुमति दी गई। ठीक है, तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, जीएस पेपर 2 के लिए और जानकारी के लिए। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे ऑल दबाइए और सारी अपडेट आपको यहाँ पर मिलती रहिए। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण।